हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो दिए गए टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी टोटल लेंथ को कवर करता है, मतलब कितने पाथ को वो कवर करता है, ट्रेवल करता है, उसे डिस्टेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए इस पाथ को ट्रेवल करता है। तो ये जो पाथ है, ये जो टोटल लेंथ है, ये इसका टोटल डिस्टेंस होगा जो कि इसके द्वारा कवर किया गया। और ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल पोजीशन ए है और जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो बी है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने का मतलब है कि जो उसकी फाइनल पोजीशन है और जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो सेम है। मतलब कि ऑब्जेक्ट ने जहाँ से चलना शुरू किया था, मतलब जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, वो दोबारा वहीं पर आ गया है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। तो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं और जो स्पीड होती है उसे स्पीडोमीटर से मेज़र किया जाता है और जो डिस्टेंस होता है उसे ओडोमीटर से मेज़र किया जाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होता है उसे टोटल टाइम के साथ हम डिवाइड करते हैं, तब हमें उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। मतलब कि किसी दी गई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, वो उसकी वेलोसिटी होती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मीन होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी वो u प्लस वी डिवाइड बाय 2 होगी। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है, परिवर्तन आता है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब कि टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जो एक्सेलरेशन है उसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और जो टाइम इंटरवल जिसमें कि इस डिस्टेंस को कवर किया जाता है, इन्हें आपस में रिलेट किया जा सकता है। और ये जो क्वांटिटीज होती हैं इनका जो रिलेशन होता है उसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो पहली इक्वेशन है यह वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताती है। और जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पोजिशन टाइम रिलेशन। और जो थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी और जो v है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। t टाइम पीरियड और जो a है वो एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे
फोर्स की। इसमें हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस की और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचा जा रहा है। अब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, तो ऐसे में ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मूव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन जब दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर काम करेगी, एक्ट करेगी, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर जाएगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो हमें पता है कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, और जो टोटल लॉज ऑफ मोशन है वो 3 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है यह बोलता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सिमिलरली यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। और जो यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनर्शिया की। तो जो इनर्शिया है यह ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है जहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो है। मतलब कि वो अपने स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं चाहता और वो उस परिवर्तन का विरोध करता है, उसे रेजिस्ट करता है। और जो भारी यानी जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्शिया यानी जड़त्व अधिक होता है। मान लीजिए आपके पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स खाली है और दूसरा भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ बॉक्स है यानी ज़्यादा हैवी बॉक्स है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब कि उसमें जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है जो कि उस पर अप्लाई की होती है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो जो मोमेंटम होगा वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। अभी हमने बात की कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो जो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा वो m u होगा और जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा वो m v होगा। और जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। तो हमारा फाइनल मोमेंटम mv है और इनिशियल मोमेंटम mu है। तो इसका मतलब है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो mv माइनस mu होगा। यदि हम यहाँ से m को कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू। अब ये तो हो गई चेंज इन मोमेंटम की बात, लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बोलती है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के जो कि उस पर अप्लाई की होती है। जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टाइम इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के जो कि उस पर अप्लाई की होती है।
और यदि हम सिर्फ इसी पार्ट को देखें तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमें पता है कि उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू ma। इस प्रोपोर्शनल को हम k से रिमूव करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू KMA। और यहाँ पे जो k होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब है कि F बराबर होता है ma। यानी जो फोर्स है वो प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। तो अभी हमने जाना कि जो फोर्स होती है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का, और जो इसके यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं, और जो मोमेंटम के यूनिट होते हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये बोलता है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगाता है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब कि ये दोनों हमेशा बराबर होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वे सभी एक दूसरे को कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स होती है जिससे कि ऑब्जेक्ट को मतलब कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यह न्यूटन के द्वारा दी गई थी। अब हमें पता है कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन ऑब्जेक्ट के मासेस का जो प्रोडक्ट होता है, और यह इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है जो उन ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास कैपिटल एम है और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास स्मॉल एम है, और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के ऑब्जेक्ट के मासेस का जो प्रोडक्ट होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो जो F है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे कैपिटल G से रिमूव किया जाता है, और ये जो G है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स होते हैं, और जो इसकी वैल्यू है ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा फाइंड आउट की गई थी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हमें पता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरते हैं तो अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से जो उसकी वेलोसिटी होती है उसमें चेंज आता है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। ये जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और इसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। इसका मतलब है कि जो स्मॉल g है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो लोकेशन यानी डिफरेंट जगह पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसके बीच क्या रिलेशन है। तो जो स्मॉल g होता है वो बराबर होता है gm डिवाइड बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे जो m है ये मास ऑफ अर्थ है, और जो d है ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और अर्थ का।
नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मास की। तो किसी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो उस बॉडी का मास कहलाती है। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे आप हो, तो आपके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो आपका मास होगा। तो मतलब कोई भी बॉडी, इसके अंदर जो मैटर होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो उसका मास होता है। और जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और यह कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है कि जो मास है यह चेंज नहीं होता है, यह सेम रहता है। और जो इसकी यूनिट है वो किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वेट की। तो जो वेट होता है वो एक फोर्स होती है जिससे कि अर्थ किसी बॉडी को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ जो उस पर फोर्स लगाती है वो फोर्स उस बॉडी का वेट होती है। और जो वेट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और जो इसके यूनिट हैं वो न्यूटन होते हैं। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब जो वेट है वो भी एक फोर्स है, तो ये भी मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए होगा इसे हम जी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो वेट होता है उसकी वैल्यू जी पे डिपेंड करती है, इसलिए जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब कि यह बदलता रहता है। हमने पहले भी बात की थी कि जो ये जी है इसकी वैल्यू जगह के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो जी होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की और थ्रस्ट की। जो प्रेशर है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट करती है उसे प्रेशर कहा जाता है। मतलब जो प्रेशर है वो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आप देख सकते हो कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब है यदि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और यदि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। और जो प्रेशर के एसआई यूनिट होते हैं वो पास्कल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं थ्रस्ट की। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट करती है तो उसे थ्रस्ट कहा जाता है। अब हमें पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और यदि ये जो फोर्स है यदि ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर तो हम इसे थ्रस्ट कहेंगे। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, आपका थ्रस्ट पर यूनिट एरिया हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बायोंसी की। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को पानी में डालते हो तो या तो वो चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट करती है, या तो फिर वो पार्शली पानी के अंदर फ्लोट करती है, और या फिर वो सिंक कर जाती है। तो अभी हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब हम पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये जो फोर्स होती है ये उसके वेट के बराबर होती है। और जो पानी होता है यह ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे कि बायंट फोर्स कहा जाता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि जब आप किसी पानी के टब में एक बॉल डालते हो तो वो बॉल नहीं डूबता है। लेकिन यदि आप बाहर से उस पर फोर्स लगाते हो, मतलब कि उस पर हाथ से प्रेस करते हो, तो जो बॉल होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन जब आप उस फोर्स को हटा लेते हो, मतलब अपना हाथ हटा लोगे, तो जो बॉल होगा वो एकदम से ऊपर आ जाती है। तो यदि ऊपर से जो ये फोर्स लगती है यदि ये बाइंड फोर्स से कम होती है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करेगा। और यदि ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पानी की सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा। और यदि जो ऊपर वाली फोर्स यानी जो ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाई होती है वो बायंट फोर्स से ज़्यादा होती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंक कर जाता है।
और सभी ऑब्जेक्ट जो कि किसी फ्लूइड में इमर्ज होते हैं, ये सभी फोर्स ऑफ बायोंसी यानी जो बायंट फोर्स होती है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जो बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ये फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो जो लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होता है वो उतनी ज़्यादा बायंट फोर्स लगाता है। जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मतलब कि गिवन वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट का जितना मास होता है, जितना मास एग्जिस्ट करता है, वो उसकी डेंसिटी होती है। तो हमने अभी बात की कि जो बायंट फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है और जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पानी से भरा हुआ कंटेनर है और आप इसमें इक्वल मास का एक कॉर्क और एक आयरन नेल डालोगे। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन नेल है यानी जो कील है वो पानी में सिंक कर जाती है और जो कॉर्क है वो फ्लोट करता है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, हालांकि इन दोनों का जो मास है वो इक्वल है। तो जो कॉर्क होता है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। दूसरी तरफ जो आयरन नेल है यानी जो कील है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो सिंक कर जाती है। तो इसका मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिस लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है उससे कम होती है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, और यदि ये डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा होती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंक करता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की और इसकी एप्लीकेशंस की। तो जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में फुल्ली या फिर पार्शली इमर्ज किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और हमने भी बात की कि ये जो अपवर्ड फोर्स होती है इसे बायंट फोर्स कहा जाता है। और ये जो फोर्स होती है ये उस फ्लूइड के वेट के बराबर होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया उस फ्लूइड का जो वेट होगा उतनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगेगी, मतलब कि उतनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। ये जो प्रिंसिपल है इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इसका इस्तेमाल शिप्स और सबमरीन को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, और जो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के बेस पर बने होते हैं। जो लैक्टोमीटर होता है उसका इस्तेमाल जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो हाइड्रोमीटर होता है उसका इस्तेमाल किसी लिक्विड की डेंसिटी को जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो रेशो होती है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी की और वाटर की डेंसिटी की। तो मतलब किसी सब्सटेंस और जो वाटर की डेंसिटी होती है उसकी रेशो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो जब हम फिजिक्स की टर्म में बात करते हैं कि वर्क क्या होता है तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है। यदि इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो इसका मतलब है कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो यदि हम वर्क डन के फॉर्मूले की बात करें तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इस पर एफ फोर्स वर्क कर रही है और वो एस डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है जो वर्क डन होगा वो होगा एफ इंटू एस। जो वर्क के यूनिट होते हैं वो न्यूटन मीटर या फिर जूल होते हैं। जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यदि जो फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लग रही है और जो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है यदि वो दोनों सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा।
मतलब कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब कि इस केस में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। और यदि ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। तो किसी बॉडी की कार्य करने की क्षमता यानी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे एनर्जी कहा जाता है। अब एक ऑब्जेक्ट यानी एक बॉडी में कितना एनर्जी का अमाउंट है यह उसकी काम करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोई चीज़ काम करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी है। जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट जूल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मतलब कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं, जो चीज़ें मूव कर रही हैं, मोशन में है, उन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है ये काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज करती है। मतलब जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। यदि जो बॉडी है उसका मास डबल या फिर हाफ हो जाता है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल या फिर हाफ हो जाती है। मतलब कि यदि बॉडी का मास डबल कर दिया जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डबल हो जाती है। और यदि जो बॉडी का मास है वो हाफ कर दिया जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हाफ हो जाएगी। और यदि बॉडी की वेलोसिटी को डबल या फिर हाफ कर दिया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो 4 टाइम्स या फिर 1/4 हो जाती है। मतलब कि यदि बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 4 टाइम हो जाती है। और यदि जो वेलोसिटी होती है उसे हाफ कर दिया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसकी शेप में चेंज के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इस लॉ के अनुसार जो एनर्जी है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो एनर्जी है उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो एनर्जी है उसके कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होते हैं और जो 1 किलोवाट आर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पावर की। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है उसे पावर कहा जाता है। मतलब कि गिवन टाइम में कितना काम किया गया उसे पावर कहते हैं। तो जो पावर होता है वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है। मतलब कि वर्क अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और जो पावर के यूनिट होते हैं वो वॉट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। तो जो साउंड है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है और जो साउंड होता है उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता। और जो साउंड की लाउडनेस है यह उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। और जो इसकी पिच है वो इसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। साउंड की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होती है उस साउंड की पिच उतनी ज़्यादा हाई होती है। मतलब कि साउंड उतना ज़्यादा श्रिल होता है। और जो सिंगल फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है ऐसी साउंड को टोन कहा जाता है।
अभी हमने बात की कि जो साउंड होता है उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और इस मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है यह उस मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड की स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन 22 डिग्री सेल्सियस पर यह 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो स्पीड होती है साउंड की वो भी इंक्रीज होती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो साउंड की स्पीड है वो डिक्रीज करती है जब हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, और उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैसियस स्टेट में होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एको की। तो जब हम किसी टॉल बिल्डिंग से या फिर किसी माउंटेन से शाउट करते हैं तो कुछ देर बाद हमें वो साउंड दोबारा सुनाई देती है। आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ ट्राई भी करी होगी कि वो अपना नाम ज़ोर से बोलते हैं और थोड़ी देर बाद वो नाम आपको फिर से सुनाई देता है। तो ये जो साउंड होती है जो आपको सुनाई देती है इसी चीज़ को एको कहते हैं। तो एको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है साउंड के सोर्स से और ऑब्जेक्ट यानी बॉडी के सोर्स से, वो मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी आप एको हियर कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रेंज ऑफ हियरिंग की। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। मतलब कि सिर्फ यही फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसकी साउंड को हम सुन पाते हैं, और ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है ऐसे साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। जो राइनोसेरस होते हैं वो 5 हर्ट्ज तक के इंफ्रासाउंड को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो व्हेल और एलिफेंट होते हैं वो भी इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो ऐसी साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और ये जो अल्ट्रासाउंड होते हैं ये बहुत से एनिमल जैसे डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो रैट्स होते हैं वे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके गेम्स भी खेलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।